Hello everyone, welcome back to Insight into Economics. Today we will continue the methods of measuring the national income, and the last method is income method. In income method, national income is measured from the income side. In this method, all the income of all the factors of production are added, like the profit, wages, rent, interest and etc. They all are added together to get the national income. Income method gave us the NDP at FC, that is net domestic product at the factor cost. दिस इज़ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकॉज जितनी भी इनकम हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई हैं, एंड दैट इज़ वाई वी गेट द NDP at FC. Then we add the net factor income from abroad to it, and then we get the national income. Now there are many components of the domestic income, but three main components are compensation of employees, operating surplus and the mixed income. Then we divide these components into many subparts to have the domestic income. फर्स्ट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वो होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को जो अमाउंट देता है उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बोलते हैं. इसमें हमारे तीन पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज़ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, सेकेंड इज़ वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, and the third one is employers' contribution to the social security schemes. In the first, that is wages and salaries in cash, इसमें हमारा जितनी भी कैश अमाउंट्स पे हो रही हैं एम्प्लॉयर्स को, लाइक वेजेस, सैलरीज, ये सब वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में आता है. उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, इसमें जो भी एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री हाउस, फ्री फैसिलिटीज़, कार, कैब फैसिलिटी या हेल्थ फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड कर रही है वो सब काइंड में आ जाता है. और थर्ड होता है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए, लाइक द प्रोविडेंट फंड में जब वो देते हैं, या फिर लेबर वेलफेयर फंड्स जो होते हैं जिसमें एम्प्लॉयर्स अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो सब हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आ जाता है. नेक्स्ट इज़ द ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस निकलता है जब प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है और एंटरप्रेन्योरशिप की जो इनकम है हम उनको ऐड करते हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस आता है. सो ऑपरेटिंग सरप्लस में चार चीज़ें आती हैं. प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के लिए आता है रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम होती है प्रॉफिट, तो एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाएगा प्रॉफिट. सो देयर आर फोर थिंग्स इन ऑपरेटिंग सरप्लस. फर्स्ट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सो फर्स्ट इज रेंट. रेंट किससे मिलता है? लैंड से. सो रेंट कैन बी एक्चुअल रेंट ऑल्सो और द इम्प्यूटेड रेंट ऑल्सो. एक्चुअल रेंट होता है जब एक्चुअली कोई लैंड रेंट पे है तो उससे जो इनकम अर्न हो रही है वो होता है एक्चुअल रेंट. और इम्प्यूटेड रेंट होता है जब किसी ओनर की, उसने अपनी खुद की बिल्डिंग उसी लैंड पे, उसकी अपनी लैंड पे उसने बिल्डिंग प्लांट की हुई है, तो उससे जो उसको इम्प्यूटेड रेंट मिलेगा, मीन्स उस लैंड की जो वैल्यू है वो होगी इम्प्यूटेड रेंट. नेक्स्ट इज़ द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इनकम होती है जब कोई फर्म किसी को लोन दे रही है प्रोडक्टिव सर्विस के लिए, तो उससे जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो होती है इंटरेस्ट इनकम. एक फर्म दूसरी फर्म को भी लोन दे सकती है, या फिर इंटरेस्ट गवर्नमेंट से भी आ सकता है. जब किसी फर्म ने गवर्नमेंट को अगर लोन दिया तो गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करेगी वो भी इंटरेस्ट इनकम होगी, या फिर एक फर्म से दूसरी फर्म को अगर लोन दिया गया है और फिर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी इंटरेस्ट इनकम होगी. नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट. प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बिजनेस संभाल रहा है, देख रहा है, तो उसे जो उसकी इनकम होगी वो होगी प्रॉफिट. आफ्टर पेइंग दी वेजेस, सैलरीज एंड एवरीथिंग ऑफ द बिजनेस टू अनदर पर्सन, उसके पास जो इनकम बचती है दैट इज़ द प्रॉफिट. नाउ एंटरप्रेन्योर यूज दिस प्रॉफिट फॉर थ्री पर्पसेस. फर्स्ट इज कॉर्पोरेट टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है जो एंटरप्रेन्योर को पे करना पड़ता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो इसे हम बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं. सेकेंड इज डिविडेंड. डिविडेंड पे होता है शेयर होल्डर्स को. जो बिजनेस में शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने शेयर्स बिजनेस में डाले हुए हैं, तो उसके बदले में वो लोग डिविडेंड लेते हैं. तो जो प्रॉफिट बचता है एंटरप्रेन्योर के पास उसी में से वो डिविडेंड पे करता है शेयर होल्डर्स को. थर्ड इज दी रिटेन्ड अर्निंग्स.
रिटेन्ड अर्निंग्स वो अर्निंग्स होती हैं जो एक एंटरप्रेन्योर रिजर्व करके रखता है, एक साइड में रखता है कि अगर उसकी फर्म में, उसके बिजनेस में कभी आगे कोई इमरजेंसी आई या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आई कि उससे पैसे चाहिए हों, तो वो उन रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसे ले लेता है. So profit is divided in three parts. First is corporate tax, dividend and third is the retained earnings. हम ये सब कंपोनेंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है इनकम मेथड से, तो इट कैन बी पॉसिबल कि वो सीधा आपको या तो ऑपरेटिंग सरप्लस दे दे कि ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू ये है, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो. बट अगर उन्होंने आपको अलग अलग दे दिया कि रेंट इतना है, इम्प्यूटेड रेंट इतना है, रॉयल्टी इतनी है, प्रॉफिट में भी वो आपको दे सकते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स इतना है, डिविडेंड इतना है, रिटेन्ड अर्निंग्स इतनी है, तो यू विल गेट कन्फ्यूज कि क्या क्या ऐड होगा और क्या क्या माइनस होगा. तो इसीलिए ये सब कंपोनेंट्स पढ़ने ज़रूरी होते हैं, और भी ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में दे विल गिव यू प्रॉफिट ऑल्सो कि प्रॉफिट की अमाउंट इतनी है, एंड देन सेपरेटली दे विल गिव यू कि कॉर्पोरेट टैक्स इतना है. तो आप सोचोगे कि इनकम मेथड में तो दोनों ही चीज़ें ऐड होती थी, तो आप दोनों चीज़ ऐड कर दोगे, बट नहीं, प्रॉफिट के अंडर ही कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, तो हम अलग से कॉर्पोरेट टैक्स प्लस नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रॉफिट के अमाउंट को प्लस करेंगे. तो इसलिए ये सब कॉम्पोनेंट्स पढ़ने इम्पॉर्टेंट है. एंड द लास्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम इज मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम वो इनकम होती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस इनकम अर्न कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल फार्मर, बार्बर्स और डॉक्टर्स, जो ये सब होते हैं, फार्मर्स होते हैं, बार्बर्स होते हैं या डॉक्टर्स या फिर रिटेलर्स, उन सब के पास क्या होता है, हम उन सब की जो ये COE दैट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर पाते, तो हम इनकी सब कुछ मिला के इनकी एक इनकम कैलकुलेट होती है, हम उसी को मान लेते हैं मिक्स्ड इनकम, और उसको इन सब कंपोनेंट्स में ना डालने की बजाय हम मिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर अगर एक क्लिनिक चला रहा है, तो वो कितना रेंट दे रहा है, कितने उसके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, कितनी वो वेजेस दे रहा है, सैलरी दे रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये सब हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर सकती एक इकोनॉमी या फिर एक सोसाइटी. सो डॉक्टर्स की फाइनल इनकम पूछ ली जाती है और उसे हम अलग से कैटेगरी दे देते हैं, दैट इज़ द मिक्स्ड इनकम. So these three are the main components of the domestic income. When we add these three, then we get the NDP at FC. Now there are some exclusions for the income method. First is the transfer income. Pensions, donations, charity, ये सब include नहीं होगा. सेकेंड इज़ दी सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. लाइक इन एक्सपेंडिचर मेथड जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू पहले ही कैलकुलेट और ऐड हो चुकी होती है इनकम में, तो इसीलिए हम दोबारा से सेकेंड हैंड गुड्स की सेल को ऐड नहीं करेंगे. थर्ड इज़ द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, बिकॉज ये सिर्फ एक पेपर्स होते हैं और इनकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती. नेक्स्ट इज़ दी विंडफॉल गेन्स लाइक दी लॉटरीज या फिर हाउस रेस या कोई भी गिफ्ट हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये सब प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इनकम मेथड. Now we have read about all the three methods, and in my next video I will tell you how to calculate the national income from all the three methods, and after that we will do some questions also. And if you have any doubt you can comment, or you can either ask me on the Instagram account whose link is given below in the description. If you like it, then do share, subscribe, and thank you.